अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त टैक्स क्रेडिट्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने सेक्शन 61 से स्टार्ट किया है और टैक्स क्रेडिट असल में होते क्या हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इकॉनमी के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं। उनके तो गवर्नमेंट इसको इनकरेज करना चाहती है। आप तो इसको इनकरेज वो कैसे करती है कि आपको कुछ टैक्स रिलीफ दे दिया जाता है, कुछ टैक्स इंसेंटिव दे दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो खैर आज हम इसी सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस सेक्शन को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश यही होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो खैर हम बाकायदा से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 65 मिसलिनियस प्रोविज़न रिलेटिंग टू द टैक्स क्रेडिट। यहाँ आपको कुछ मुतफ़ारिक किस्म के और मिसलिनियस प्रोविज़न्स हैं जो कि टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते हुए आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। यानी कि कोई ज़्यादा स्पेसिफाइड या सिंगल उसमें नहीं है, सिंगल पॉइंट फार्मूला यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ दो तीन आपको कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करते हुए आपने ख्याल में रखनी है। पहली बात क्या चीज़ है कि वेयर अ पर्सन इज़ इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट अंडर दिस पार्ट is member of an association of person under subsection 1 of section 92 applies the following shall apply। अब आप पहली बात यह है कि आपको कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ है, ठीक है, लेकिन एडिशनली आपको यानी एक तो टैक्स क्रेडिट अलाउ है अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी इस पार्ट में जो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप क्या कह रहे हैं, आप एक एसोसिएशन ऑफ फॉर्म यानी कि एक पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर भी हैं। और किस किस्म के एसोसिएशन के, जो कि यानी आपके ऊपर या आपकी एसोसिएशन के ऊपर सेक्शन 92 ऑफ और उसका सब सेक्शन 1 अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा होता है, वैसे जाके आप इसको स्टडी भी कर लें, आपके कोर्स में तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं कि क्या कह रहा है। सेक्शन 92 के सब सेक्शन 1 में यह है कि आपको एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एक पार्टनरशिप है जो कि आप तीन दोस्तों ने फ़र्ज़ करें कि बनाई, ABC तीन फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बनाई। अब उसकी जो भी इनकम होगी तो वो इस पार्टनरशिप को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को टैक्स होगा टोटल इनकम के ऊपर। और जब वो टैक्स टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टैक्स पे कर देगी। अब आपको जो उसमें से शेयर मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब आप कुछ ऐसे समझें, यानी कि आपकी जो इनकम, एक तरफ आपको कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ है, दूसरी तरफ आपकी इनकम के अंदर एक एग्जेम्प्ट इनकम भी है। वजह क्या चीज़ है कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन टैक्स्ड, तो फिर उसको किस तरीके से आपने ट्रीट करना है। अब इसमें अगर आप देखें, वैसे तो काफ़ी लेंथी सा है, लेकिन आप इसमें ख़ास पॉइंट ये देखें कि द कंपोनेंट ए, तो आप इसका टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने का एक मशहूर मारूफ फार्मूला है ए डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी इंटू सी। तो उसमें आपका कंपोनेंट ए क्या होगा, कंपोनेंट ए इन द फार्मूला, जो कि नॉर्मली आपको पता है कि वो आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड वो हम लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड हो गई नहीं, या अगर आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ साथ एडिशनल कुछ और इनकम है तो फिर क्या होगा। इस सूरत में आपका जो ए पार्ट है वो होगा आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड, जबकि आपका ये थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लेंगे कि उस AOP से या एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आपको जो शेयर मिला है वो एक्चुअली टैक्सेबल था, और उस टैक्सेबल के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। जितना टैक्स बनेगा तो वो आपका कंपोनेंट ए बन जाएगा। फ़र्ज़ करें कि वो जो एसोसिएशन थी उसकी जो एनुअल इनकम थी वो थी 30 लाख। अब 30 लाख को आपने देखा कि इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, वो फ़र्ज़ करें कि 3 लाख था, तो 3 लाख माइनस हो जाएगा। अब आपके पास 23 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट जिसको आप आपस में शेयर कर सकते हैं, कर लें। अब मज़ीद सपोज कर लें कि आप तीनों का शेयर इसमें इक्वल था, तो हर पार्टनर को 9 लाख रुपए मिल गए। अब आपके जो 9 लाख मिले हैं इस पर मज़ीद कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट तो हम यही समझेंगे कि ये जो 9 लाख थे ये एग्जाम्प्ट नहीं थे, इसके ऊपर टैक्स लग रहा था। और कितना टैक्स लग रहा था उसको नॉर्मल कंसिडर करके
तो वो टैक्स आपका जो होगा कंपोनेंट ए बन जाएगा। इसी तरीके से कंपोनेंट बी होगा आपकी टैक्सेबल इनकम, और जो टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, जो कि आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन से हुई है, और इसमें भी आपने यही सपोज कर लेना है या यही मान लेना है कि एक्चुअली वो जो इनकम थी वो आपकी एग्जेम्प्ट नहीं थी। तो इस तरीके से आपका टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होके सामने आ जाएगा। अब टैक्स क्रेडिट तो आपने निकाल लिया, ये है कि अब इस टैक्स क्रेडिट को अप्लाई किस तरह करना है। एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 4 सेक्शन 4। अब जो कि आपके पास एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट है, एक आपके पास टैक्स क्रेडिट है एज अ मेंबर ऑफ एन AOP, और दूसरी तरफ से आपके पास टैक्स क्रेडिट है इसी पार्ट में से, यानी कि पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 में से कोई ख़ास आपके पास टैक्स क्रेडिट है। तो फिर इसको हम किस तरतीब से अप्लाई करेंगे, कौन सा क्रेडिट पहले लेंगे, कौन सा क्रेडिट बाद में लेंगे, इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो सेक्शन 4 ऑफ सब सेक्शन 3 में है। तो अगर आप सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में जाएंगे, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट हैं तो फिर उसमें तरतीब ये होगी कि जो अगर आपके पास फॉरेन इनकम का कोई टैक्स क्रेडिट है, सेक्शन 103 शायद बनता है, वो सबसे पहले अप्लाई करेंगे आप। उसके बाद पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 उसमें जो टैक्स क्रेडिट हैं उनकी बारी आएगी। उसके बाद फिर एक और टैक्स क्रेडिट है जो कि सेक्शन आप देख लें कौन कौन से हैं, फिर उनकी बारी आएगी। तो उस तरतीब के साथ आपने जो टैक्स क्रेडिट थे वो अप्लाई कर लिया अपनी इनकम के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें कि आपके जो टैक्स क्रेडिट थे वो ज़्यादा हो गए, आपकी टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हो गए, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपका जो टैक्स क्रेडिट थे वो 50,000 थे, टैक्स लाइबिलिटी आपकी 40,000 थी, 10,000 रुपये बच गए, ये आपका एक्स्ट्रा या एक्सेस टैक्स क्रेडिट है। तो उसका क्या करेंगे। Subject to subsection 4, any tax credit or part of the tax credit allowed to a person under this part for a tax year that is not able to be credited under subsection 3 of subsection 4 year shall not be refunded, not carried forward, and not or to a subsequent tax year, or carried back to a preceding tax year। अब आपका 10,000 रुपये एक्सेस टैक्स क्रेडिट बन गया, तो आपकी ख्वाहिश ये होगी कि ये टैक्स क्रेडिट, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे रिफ़ंड मिल जाए, पैसे मुझे मिलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ पॉसिबल, तो दूसरा आप क्या करेंगे, ठीक है अगले साल में मैं इस टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, हो सकता है मुझे मज़ीद टैक्स लग जाए तो मैं अगले साल माइनस कर लूँगा, या अगर वहाँ भी नहीं है तो मैं इसे किसी पिछले साल में ले जाऊँ जो मेरी टैक्सेबल इनकम थी। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ना तो आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं, ना इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ना ही कैरी बैक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में शायद इससे कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी लिखा हुआ, तो फिर आपने उसको मान लेना है। सबसेक्शन 4 यानी कि आपका सुपरसीड कर जाएगा। Where the person to whom subsection 3 applies in is a member of association of person to which subsection 1 of section 92 applies, the amount of any tax credit under subsection 3 for a tax year may be claimed as a tax credit by the association of person। अब फ़र्ज़ करें कि वही जो 10,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट आपको मिल रहा था, जो कि आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर भी थे, और आप जिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर थे उस पे सेक्शन 92 का सब सेक्शन 1 अप्लाई हो रहा था, यानी कि वो कंपनी या पार्टनरशिप जो थी वो आपकी जगह टैक्स दे रही थी, यानी मेंबर्स की जगह टैक्स दे रही थी, तो मेंबर्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। तो फिर जो टैक्स क्रेडिट आपको मिला है जो कि फुली एडजस्ट नहीं हो सका, तो वो आप की जो एसोसिएशन है वो आपकी जगह क्लेम कर सकती है, यानी कि आपकी जो एसोसिएशन है वो आपका 10,000 क्रेडिट अपने टैक्स लाइबिलिटी के अगेन एडजस्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए फिर क्या चीज़ है, कैसे करेगी। सब सेक्शन 4 अप्लाइज, सब सेक्शन 4 तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन मीट करेगी, ओनली वेयर द मेंबर एंड द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्री इन राइटिंग। ये तभी होगा जब आप और आपकी जो एसोसिएशन है ये एग्री कर जाएंगे इन राइटिंग। ज़ाहिर है आपके जो एसोसिएशन है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, आप अगर एग्री करेंगे तो तब उसमें से होगा। तो खैर आप दोनों जब एग्री कर जाएंगे, लेकिन एग्री कैसे करेंगे, इन राइटिंग। और इन राइटिंग का मतलब क्या, आपने आपस में इन राइटिंग कर लिया, उसको क्या करेंगे कि अपने पास रख लेंगे, ऐसे नहीं है।
तो वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाइज, ये तो खैर हो गया था, हम यहाँ से देख रहे थे। सबसेक्शन अप्लाई एंड सच एग्रीमेंट इन राइटिंग शैल बी फर्निश्ड विद द एसोसिएशंस रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। और ये जो रिटर्न आपस में आप एग्रीमेंट कर लिया इन राइटिंग, ये आप इन राइटिंग जो है ना आपकी जो एसोसिएशन की जब रिटर्न डिपॉजिट होगी तो उसके साथ ये जो है ना एग्रीमेंट इन राइटिंग ये भी आपने साथ फर्निश करना है। सब सेक्शन 6 क्या कह रहा है? वेयर द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 65B D E the provision of clause D of subsection 2 of this of section 169 and clause D of subsection 1 of section 113 shall not apply। अब अगर आपको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है 65B की वजह से, डी की वजह से और 65E की वजह से, तो फिर आपके पास ये जो दो सेक्शन के ख़ास जो है ना सब सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होंगे। एक्चुअली आपके नहीं, वैसे तो आपकी कोर्स में शामिल नहीं है, तो लेकिन मैं आपको ज़रा ब्रीफली बता देता हूँ। ये जो दोनों सेक्शन है 113 एंड सेक्शन 169 ये एक्चुअली मिनिमम होते हैं या फाइनल होते हैं, यानी कि नॉर्मली ये एडजस्ट किसी तरीके से नहीं होते। अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपको लॉस होता है, टैक्स आपका जितना बनता है उतना ही आपने हर सूरत में पे करना होता है और किसी किस्म के इसमें रिफंड वगैरह का चक्कर नहीं होता, ना कोई टैक्स रेट लगता है। लेकिन अगर आपको इन सब सेक्शन की वजह से होता है तो फिर उनकी फाइनलिटी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 113 जो है ये आपके पास मिनिमम टैक्स होता है। कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जैसे कि कंपनी हो गई, या अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर जो होता है वो 10 मिलियन या 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपने मिनिमम टैक्स देना, चाहे आपको लॉस हो जाए चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपने मिनिमम टैक्स तो देना ही है। उससे ज़्यादा बन गया तो फिर आपने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करना है। इसी तरह सेक्शन 169 जो है कुछ फाइनल टैक्सेशन है जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, फाइनल टैक्स रिजीम, तो वहाँ भी जाके ये क्रेडिट आपको अलाउ होगा। सेक्शन 65 सेक्शन 65B जो है वो असल में है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया प्लांट लेते हैं, कोई प्लांट रिप्लेस करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो या फिर कोई मॉडर्नाइजेशन करते हैं, पुराने प्लांट को बेच के नया प्लांट लेते हैं या उसकी कोई अपग्रेडेशन करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इसको ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर अ टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी, यानी कि टैक्स पेयर के लिए कंडीशन क्या है कि वो कंपनी हो। इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन परचेज ऑफ प्लांट और मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप इन पाकिस्तान ओन्ड बाय इट। अब कंपनी है जो पाकिस्तान में जो कैटेगरीज बताएंगे इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करती है किसी प्लांट एंड मशीनरी में, और ये कहाँ करती है, उसकी एक अंडरटेकिंग जो कि पाकिस्तान में कायम है वो वहाँ करती है। द क्रेडिट इक्वल टू 10% ऑफ द अमाउंट सो इन्वेस्टेड शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स पेएबल। तो जितना भी टैक्स पेएबल होगा तो उसके यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसने की है, फ़र्ज़ की उसने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 10% यानी 10 लाख उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर उसने 50 लाख की किया तो 5 लाख का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी 10%। और including on the amount of minimum tax and final taxes payable under any of the provision of this ordinance by the manner hereinafter provided। अब बात यह है कि एक तो है नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल आपका टैक्स कैलकुलेट आपने किया 50 लाख बन गया, 60 लाख बन गया, उसमें से तो आपने टैक्स क्रेडिट ले लिया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम टैक्स है, मिनिमम टैक्स में तो ये होता है कि इवन आपका लॉस होता है तब भी आपने मिनिमम टैक्स तो पे करना होता है जितना, वहाँ भी आपको ये टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। दूसरी तरफ आपके पास अगर आपकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में है तब भी आपको ये टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। Provided that for the tax year 2019 the rate of credit shall be equal to 5% of amount so invested। लेकिन अगर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है टैक्स ईयर 2019 में तो ये क्रेडिट 10% के बजाय 5% हो जाएगा। Provided further that the provision of subsection 5 relating to carry forward of the credit to be deducted from the tax payable the following tax year as specified in subsection 1 shall apply आफ्टर टैक्स ईयर 2019। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो नहीं पढ़ सका। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5, ठीक है, सब सेक्शन 5 अभी आगे हमने पढ़ना है।
कैरी फॉरवर्ड का यानी कि जो क्रेडिट है उसको हम जितना भी टैक्स क्रेडिट हमें कैलकुलेट किया था उसको कैरी फॉरवर्ड करना हो, अगले सालों में लेके जाना हो, इस सिलसिले में सब सेक्शन 5 है उसको देखना पड़ेगा। तो जितना टैक्स पेएबल होगा उसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, क्रेडिट है उसको हम डिडक्ट कर लेंगे और वो फिर इस तरीके से अगले साल में और ये काम आगे चलता रहेगा। एग्जैक्ट हम सब सेक्शन 5 में देखेंगे क्या प्रोविज़न कह रहा है, यानी कि यहाँ हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। The provision of subsection 1 shall apply if the plant and machinery is purchased, installed at any time between the first day of July 2010 and the 30th day of July 10। और तो अगर आपने इन डेट्स के दौरान में कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो तब आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे पहले या बाद में नहीं। The amount of credit admissible under this section shall be deducted from the tax payable by the taxpayer in respect of a tax year in which the plant and machinery, the purchase of which the amount referred to in subsection 1 invested in installed। खैर बात ये कह रहा है कि उसी साल में आपने टैक्स क्रेडिट लेना है जिस साल आपने इसके ऊपर खर्चा किया और मशीनरी को इंस्टॉल किया। ये तो सादा सी बात है। The provision of this section shall mutatis and mutandis apply to a company set up in Pakistan before the first day of July 2011 which makes investment through 100% new equity ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2010। खैर इसमें कुछ डेट्स लिखी गई है कि इन डेट्स के तहत अगर एक कंपनी करती है बिल्कुल न्यू इक्विटी के साथ या न्यू कैपिटल के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ही नया जो है ना एक किस्म का प्लांट इंट्रोड्यूस किया, पिछले प्लांट को वो नहीं कर रही या पिछले पैसे को नहीं इस्तेमाल कर रही है, तो फिर क्या होगा, उसको डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल रहा है, मिलना चाहिए। और उसका भी मकसद क्या चीज़ है कि वो बैलेंसिंग कर रही है, मॉडर्नाइजेशन कर रही है, प्लेसमेंट कर रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन बाय दी कंपनी। हाउएवर द क्रेडिट इक्वल टू 20% ऑफ द अमाउंट, यहाँ आपको 20% का क्रेडिट मिलेगा। द क्रेडिट शैल बी कर, हाँ अब ये इसमें एक ये है कि क्या इंक्लूडिंग द अकाउंट ऑफ मिनिमम, ये मिनिमम टैक्स पे भी अप्लाई होगा और फाइनल टैक्सेस में भी अप्लाई होगा। ये 20% का क्रेडिट है। द क्रेडिट शैल बी अलाउड इन द ईयर इन विच द प्लांट एंड मशीनरी in the purchase of which the investment as aforesaid is made is installed therein। जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीन इंस्टॉल करेंगे, तो साल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। Explanation: for the purpose of this section the term new equity shall have same meaning as defined in subsection 7 or 65E। अब 65E सेक्शन हमने आगे पढ़ना है, उसके सब सेक्शन 7 के अंदर न्यू इक्विटी की डेफिनेशन है, तो यहाँ भी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही होगी। तो ये एग्जैक्ट क्या है वो हम सेम सेक्शन में जाके आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि न्यू इक्विटी का या न्यू कैपिटल का क्या मकसद होता, क्या मतलब होता है। Where no tax is payable by the taxpayer in respect of tax year in which such plant or machinery is installed, or where the tax payable is less than amount of credit aforesaid। अब देखिए जिस साल आप प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं, अगर बिल्कुल नए सिरे से कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा चांस ये है कि उस साल आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि मशीनरी नॉर्मली जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो एक से ज़्यादा साल लगाती है। अगर आपको ज़्यादा अरसा लगता है तो अब जिस साल आपको प्रोडक्शन ही नहीं हुई, आपकी कोई सेल ही नहीं हुई है, तो आपको टैक्स वैसे ही नहीं लगेगा। जब टैक्स नहीं लगेगा लेकिन आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया तो फिर क्या होगा, क्या टैक्स क्रेडिट ज़ाया हो जाएगा? या फिर दूसरी बात यह है कि आपका जो टैक्स पेएबल है वो कम है और टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर टैक्स क्रेडिट आपको मिला 10 लाख का, जबकि टैक्स पेएबल आपका 8 लाख का बन रहा था, तो फिर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ क्रेडिट आर सो मच ऑफ इट इज़ इन एक्सेस देयर ऑफ as the case may be shall be carried forward and deducted from the tax payable by the taxpayer in respect of following tax year and so on। तो अगर आपको पूरा का पूरा, या तो ये कि पूरा का पूरा जो क्रेडिट था वो सेट ही यानी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, या फिर ये है कि आपका कुछ क्रेडिट बच गया था, तो जितना क्रेडिट बच गया था तो उसको आप नेक्स्ट ईयर के आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। और अगर उस साल भी नहीं होता तो फिर क्या होगा? एंड शैल बी कार्वर्ड बट नो सच अकाउंट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मोर देन 2 टैक्स ईयर इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1। तो जिस तरह के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि आप
एक कंपनी है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वो किसी नई प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको मिलेगा 2 साल तक। लेकिन जो सब सेक्शन 4 के अंदर बताया गया था तो उसको कितना मिलेगा, ये ज़रा हम देखते हैं। कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 2 year इन्वेस्टमेंट एंड फॉर मोर देन 5 years इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 के तहत अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा यानी कि न्यू इक्विटी से करेगा तो उसको मैक्सिमम 5 years तक ये टैक्स जो क्रेडिट है वो उसको आगे एडजस्ट करे, लेकिन 5 साल के बाद उसको मज़ीद वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हाउएवर द डिडक्शन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड इन एग्रीगेट द लिमिट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। अब सब सेक्शन सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 4 एज द केस में बी। अब जिस तरह के सब सेक्शन 1 में भी आपको बताया गया था और सब सेक्शन 4 में भी बताया गया कि ये आपकी रिफंड वाली साइड पे आप नहीं जा सकते, उस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। Where any tax credit is allowed under this section and subsequently it is discovered by the Commissioner Inland Revenue that any one or more of the conditions specified in this section was or were not fulfilled as the case may be। अब बाद में कमिश्नर, पहले तो आपने क्रेडिट ले लिया, बाद में कमिश्नर को पता चला कि एक्चुअली जो कुछ कंडीशंस थी उसमें से कोई एक कंडीशन या मोर देन वन कंडीशंस जो थी वो क्रेडिट की वो तो आपकी फुलफिल ही नहीं हुई हैं, तो फिर क्या होगा। ये इस तरह के हमने पहले भी देखा था, तो यही समझा जाएगा कि आपको जो टैक्स क्रेडिट मिला था वो गलती से मिला था, और फिर कमिश्नर क्या करेगा, उस साल की इनकम आपकी रिकम्प्यूट करेगा। मिसाल के तौर पर 2018 में आपने टैक्स क्रेडिट लिया, अब वो जो टैक्स क्रेडिट ले लिया उसके बाद बात ख़त्म हो गई है, लेकिन 2020 में जाके कमिश्नर को पता चलता है कि जिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने क्रेडिट लिया था एक्चुअली उसकी 1 या 2 कंडीशन पूरी नहीं थी, तो वो उस साल की इनकम यानी कि आपने लिया था 1 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट लिया था, तो वो यही समझेगा कि वो आपको गलती से मिला था, तो आपकी इनकम रिकम्प्यूट करेगा, आपका टैक्स रिकम्प्यूट करेगा और आपको कहेगा कि भाई आपका 1 लाख रुपए कम जमा हुआ है, तो वो आप पे करेंगे। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 65 पढ़ा था ए और सेक्शन 65 बी, ये बल्कि सेक्शन 65 और सेक्शन 55 बी, ये 2 सेक्शन पढ़े थे। पहला जो था वो था मिसलेनियस प्रोविजंस थी और दूसरे में हमने पढ़ा था टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल में चीज़ें इसमें मुश्किल नहीं है, 1-2 सेक्शन की तरफ आपको रेफ़र किया गया है, उन सेक्शन को कंप्लीट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं कि पहली बात है कि कौन से सब सेक्शन की तरफ आपको रेफ़र कर रहा है और उन सेक्शन के अंदर है क्या। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।